जय हिंद, वंदे मातरम। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों में दवा निर्माताओं पर मुकदमे ठोककर ये आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने अपनी दवाओं से मरीज के आदत रूपी फंदे को निशाना बनाकर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जुआ खेलने, खाने, खरीदारी करने और हस्तमैथुन करने के लिए बाध्य किया। सन 2008 में मिनेसोटा की फेडरल ज्यूरी ने एक दवा निर्माता कंपनी को $8.2 मिलियन का हर्जाना एक मरीज को देने का आदेश दिया। उस पेशेंट का आरोप था कि कंपनी की दवा के सेवन से उसके मस्तिष्क पर ऐसा असर हुआ कि वे लगातार जुआ खेलने को बाध्य हो गया और $2.5 लाख हार गया। अदालतों में ऐसे सैकड़ों मामले चल रहे हैं। हबीब कहती है कि इन मामलों में निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि पेशेंट का अपने आप पर कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि ऐसी टेबलेट अवेलेबल है जो पेशेंट की न्यूरोकेमिस्ट्री को इफेक्ट कर सकती है। पर जब हम जुए के लती लोगों के मस्तिष्क पर नजर डालते हैं, तो उनमें काफी समानता नजर आती है। बस फ़र्क ये है कि अपने मामले में वे किसी दवा को दोष नहीं दे सकते। जुए की लती कई लोगों ने विभिन्न प्रयोगों के दौरान रिसर्चर्स को बताया कि वास्तव में वे जुआ खेलना नहीं चाहते, लेकिन जब भी जुए की तलब लगती है, तो वे खुद को रोक नहीं पाते। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि इन जुआरियों का खुद पर पूरा कंट्रोल होता है, जबकि पार्किंसन के रोगियों का खुद पर कोई कंट्रोल नहीं होता? सन 18 मार्च 2006 को एंजी बेचमैन हराज के इनविटेशन पर हवाई यात्रा करके कंपनी के एक कैसीनो में पहुंची। तब तक उसका बैंक अकाउंट करीब-करीब खाली हो चुका था। जब एंजी ने हिसाब लगाया कि अब तक वे अपने जीवन में जुए में कितना पैसा हार चुकी है, तो ये आंकड़ा $9 लाख तक पहुंच चुका था। उसने हराज के अधिकारियों को स्पष्ट बता दिया कि वे करीब-करीब कंगाल हो चुकी है। इसके बावजूद हराज के कर्मचारी ने उसे फ़ोन पर कैसीनो आने का इनविटेशन दिया और कहा कि उसे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे उसे जुआ खेलने के लिए उधार देने को तैयार है। मैं चाहकर भी ना नहीं कह सकी। जब भी मेरे सामने कोई ऐसा प्रस्ताव रखते, तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता और मैं सही-गलत का फ़र्क भूल जाती। मैं जानती हूँ कि मेरी बात सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहाना बना रही हूँ, पर वे लोग हमेशा ये वादा करते थे कि इस बार आप ज़रूर जीतेगी। मैं जानती थी कि मैं भले ही अपनी जुए की लत से कितना भी संघर्ष कर लूँ, पर आखिरकार मैं हार मानकर इनके सामने नतमस्तक हो जाऊँगी। इस बार एंजी अपने साथ थोड़े से पैसे लेकर कैसीनो आई थी। वे उसके खाते की आखिरी रकम थी। उसने हर दांव पर $400 लगाने शुरू किए और हर बार 2-2 दांव लगाए। वे खुद को समझा रही थी कि अगर आज उसने $10,000 जितनी छोटी-सी रकम भी जीत ली, तो वे आगे जुआ नहीं खेलेगी और उन पैसों से अपने बच्चों के लिए कोई अच्छा-सा उपहार खरीदेगी। कुछ देर के लिए एंजी का पति भी उसके साथ कैसीनो में जुए की टेबल पर बैठा, पर आधी रात होने के बाद वह अपने स्यूट में सोने चला गया। रात के करीब 2 बजे तक एंजी वे सारे पैसे हार चुकी थी, जो वे अपने साथ लेकर आई थी। राज के कर्मचारी ने उससे एक वचन पत्र पर सिग्नेचर करवाए और उसे जुआ खेलने के लिए कुछ पैसे उधार दे दिए। उस रात उसने अलग-अलग वचन पत्रों पर सिग्नेचर करके कुल 6 बार पैसे उधार लिए। सुबह होते-होते वे कैसीनो से $1,25,000 का कर्ज ले चुकी थी। सुबह के करीब 6 बजे भाग्य ने उसका साथ देना शुरू किया और वे जीतने लगी। उसका खेल देखकर उसकी टेबल के चारों ओर कई लोग इकट्ठा हो गए। उसने फटाफट हिसाब लगाया। वह अब भी इतने पैसे नहीं जीती थी कि आज रात भर में लिया गया $1,25,000 का कर्ज चुका सके। उसे एहसास हुआ कि अगर वे कुछ देर और इसी तरह समझदारी से खेलती रही, तो टेबल पर बैठे अन्य सभी जुआरियों से ज़्यादा रकम जीत सकती है। वे लगातार 5 बार जीती। अब उसे कैसीनो का कर्ज चुकाने के लिए सिर्फ $20,000 और जीतने थे। पर भाग्य ने एक बार फिर पलटा खाया। वे अगला दाँव हार गई। इसके बाद एक-एक करके वे सारे दाँव हार गई और सुबह 10 बजते-बजते उसने जितनी भी रकम जीती थी, वे सब हार गई। उसने कैसीनो से और पैसे उधार माँगे, पर इस बार उन्होंने उधार देने से साफ इनकार कर दिया। एंजी बेचमैन मन में घबराहट लिए जुए की टेबल से उठी और अपने स्यूट की ओर चल पड़ी। उसे लग रहा था मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने सहारे के लिए अपना हाथ दीवार पर टिका दिया, ताकि अगर वे चक्कर आकर गिरने लगी, तो खुद को संभाल सके। जब वे कमरे में पहुंची, तो उसका पति पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। सब खत्म हो गया है, एंजी ने अपने पति से कहा। कोई बात नहीं, तुम पहली बार नहीं हारी हो। जाकर नहा लो, कुछ देर आराम करो। तुम समझ नहीं रहे हो, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, एंजी ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। मतलब तुम क्या कहना चाहती हो? मैं जितने पैसे लाई थी सब हार गई। कोई बात नहीं, कम से कम हमारे पास अपना घर तो है, उसके पति ने कहा। एंजी ने अपने पति को यह नहीं बताया था कि वे कुछ महीनों पहले घर गिरवी रखकर कर्ज ले चुकी है और वे सारे पैसे पहले ही हार चुकी है। ब्रायन थॉमस ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। एंजी बेचमैन ने अपनी विरासत में मिली संपत्ति को जुए में उड़ा दिया।
इन दोनों के मामलों में समाज को किस हद तक जिम्मेदार मानना चाहिए? क्या समाज को इन दोनों मामलों को अलग-अलग नज़रिए से देखना चाहिए? ब्रायन थॉमस के वकील का तर्क था कि उसका मुवक्किल अपनी पत्नी की हत्या का दोषी इसलिए नहीं है क्योंकि उसने जो भी किया, अपने होशो-हवास में नहीं किया। उसने अपनी पत्नी की हत्या की नहीं, बल्कि उसके हाथों हत्या हो गई और उसकी इस रिएक्शन के पीछे उसका ये भ्रम था कि कोई चोर अंदर घुस आया है। पत्नी की हत्या उसका निजी चुनाव नहीं था, इसलिए ब्रायन थॉमस को हत्यारा नहीं ठहराया जा सकता। अब अगर इसी तर्क को एनजी बेचमैन के मामले में लागू करके देखें, रेजा हबीब के शोध के अनुसार एनजी बेचमैन की हरकतों के पीछे उसकी सशक्त क्रेविंग जिम्मेदार थी। जब वह पहली बार कैसीनो गई थी, तो यह उसका अपना चुनाव था। इसके बाद अगले कुछ सप्ताह तक और फिर अगले कुछ महीनों तक नियमित रूप से कैसीनो जाना भी उसका अपना चुनाव था। पर सालों बाद जब वे एक रात में $2.5 लाख हारी, उसके ठीक पहले वे अपनी इस लत से संघर्ष करने की कोशिश कर रही थी और इससे पीछा छुड़ाने के लिए एक ऐसे राज्य में जाकर बस गई, जहां जुआ खेलना कानूनी रूप से वैध नहीं था। $2.5 लाख की रकम हारते समय वे जो भी निर्णय ले रही थी, वे उसके काबू में नहीं थे। हबीब कहती है कि ऐतिहासिक रूप से न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में कहा जाता है कि मस्तिष्क क्षति से ग्रस्त लोग कुछ हद तक अपनी मुक्त इच्छा भी खो देते हैं। पर जब कोई जुए का लती व्यक्ति कैसीनो देखता है, तो उसे जुए के अपने पिछले अनुभव जैसा ही महसूस होता है। फिर वह जो भी करता है, वह उसका अपना चुनाव नहीं होता। ब्रायन थॉमस के वकील ने अदालत में ऐसी दलीलें दी कि हर किसी ने ये मान लिया कि उसके मुवक्किल से जो हुआ वह गलती से हुआ और वह जीवन भर अपराध-बोध से ग्रस्त रहेगा। एंजी का मामला भी कुछ अलग नहीं था। वे भी अपने किए पर जीवन भर पछताती रहेगी। उसने मुझे बताया, मैंने जो भी किया मैं उसके लिए बेहद शर्मिंदा हूँ। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूँगी। मैंने सभी को निराश किया है और मैं जानती हूँ कि मैं चाहे जो भी कर लूँ, पर मैं जीवन भर इसकी भरपाई नहीं कर पाऊँगी। इसके बावजूद इन दोनों मामलों में एक महत्वपूर्ण फ़र्क है कि ब्रायन थॉमस ने एक निर्दोष इंसान की जान ली थी। ब्रायन थॉमस ने जो किया था वह सबसे बड़ी गलती थी, जबकि एनजी बेचमैन ने तो सिर्फ पैसे गँवाए थे। एनजी के मामले में सिर्फ वह, उसका परिवार और $27 बिलियन वाली वह कंपनी शिकार हुई थी, जिसने उसे $1,25,000 कर्ज दिया था। ब्रायन थॉमस को समाज ने आज़ाद कर दिया, पर एनजी बेचमैन को उसके कर्मों का दोषी करार दे दिया गया। एंजी बेचमैन अपना सब कुछ गँवा चुकी थी। इसके 10 महीने बाद हराज ने उसके बैंक से अपना पैसा वसूलने की कोशिश की। कर्ज लेते समय एंजी ने जिन वचन पत्रों पर सिग्नेचर किए थे, वे बैंक में बाउंस हो गए, जिसके कारण हराज ने एंजी बेचमैन के खिलाफ मुकदमा दायर करके न सिर्फ उससे कर्ज चुकाने की मांग की, बल्कि उस पर $3,75,000 का जुर्माना भी ठोक दिया। ये जुर्माना अपराध करने पर नागरिक दंड के रूप में लगाया जाता है। एंजी ने दावा किया कि कैसीनो और उसकी मालिकाना कंपनी हराज ने उसे लगातार कर्ज दिया, महंगे होटलों में फ्री ठहराया, फ्री हवाई यात्रा करवाई और महंगी शराब उपलब्ध कराई, क्योंकि कंपनी जानबूझकर उसे अपना शिकार बना रही थी और उन्हें अच्छी तरह पता था कि वे जुए की लत से संघर्ष कर रही है और उसकी हैबिट उसके कंट्रोल में नहीं है। उसका मामला सीधे राज्य के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। एनजी बेचमैन के वकील ने अदालत में ठीक वही दलीलें दी जो ब्रायन थॉमस के वकील ने दी थी। उसने कहा कि एनजी को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि हराज ने जानबूझकर उसके सामने ऐसे प्रलोभन रखे, जिन्हें वे ऑटोमेटिक ढंग से एक्सेप्ट करती रही, क्योंकि उसके अपने निर्णय उसके काबू में नहीं थे। जब वे कैसीनो का प्रलोभन एक्सेप्ट करके कैसीनो में कदम रखती, तो उसकी हैबिट उस पर हावी हो जाती और फिर उसके लिए खुद को कंट्रोल में रखना नामुमकिन हो जाता। पर समाज के प्रतिनिधि बनकर बैठे जज ने इस दलील को एक्सेप्ट नहीं किया और एनजी बेंजामिन को दोषी करार दे दिया। अदालत ने अपने फैसले में लिखा, ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी कैसीनो को जुए के लती लोगों से कॉन्टैक्ट करने या उन्हें लुभाने से रोकता हो। जस्टिस रॉबर्ट रकर ने अपने फैसले में लिखा, राज्य की ओर से एक स्वैच्छिक बहिष्कार कार्यक्रम भी चलाया जाता है, जिसकी लिस्ट में अपना नाम लिखवाकर कोई भी व्यक्ति कैसीनो में जुआ खेलने से स्वयं को बहिष्कृत करवा सकता है। इस कार्यक्रम का अस्तित्व ये इशारा करता है कि विधायिका जुए के लती लोगों को इस बात की निजी जिम्मेदारी उठाने को कहती है कि वे स्वयं को जुए की लत से दूर रखें। ब्रायन थॉमस और एनजी बेंजामिन के मामलों का रिजल्ट एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, जो शायद न्यायसंगत भी है, क्योंकि अपने हाथों सब कुछ लुटा देने वाले हाउसवाइफ के बजाय एक ऐसे व्यक्ति के साथ सहानुभूति रखना कहीं ज़्यादा आसान होता है, जिसने अपने पति को खो दिया हो। पर ऐसा क्यों है कि पत्नी को खोने वाले व्यक्ति को हालात का शिकार मान लिया जाता है, जबकि एक बैंकरप्ट जुआरी से किसी को सहानुभूति नहीं होती? ये मान्यता क्यों है कि कुछ हैबिट को कंट्रोल में रखना आसान होता है, जबकि कुछ हैबिट ऐसी होती है जिन पर हमारा कोई वश नहीं होता?
इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सवाल है कि क्या दो अलग-अलग हैबिट के बीच फ़र्क करना सही है? निकोमाचियन एथिक्स में अरस्तू लिखते हैं, कुछ विचारकों का मानना है कि लोगों का अच्छा या बुरा होना नेचुरल होता है, जबकि कुछ विचारक मानते हैं कि लोगों को अच्छा या बुरा बनाने के पीछे उनकी हैबिट रिस्पॉन्सिबल होती है। वहीं कुछ विचार ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि लोगों को इंस्ट्रक्शन के अनुसार अच्छा या बुरा बनाया जा सकता है। अरस्तू के लिए हैबिट ही सब कुछ थी। उनका कहना था कि हम बिना सोच विचार किए जो भी करते हैं, वही हमारी असलियत होती है। अरस्तू के अनुसार जिस तरह बीज को पोषण देने के लिए पहले जमीन को प्रिपेयर करना ज़रूरी होता है, उसी तरह अपने सर्दिगों के मस्तिष्क को भी हैबिटों द्वारा प्रिपेयर करना पड़ता है, ताकि वे सही चीज़ों को पसंद और गलत चीज़ों को नापसंद करें। हैबिट जितनी ईज़ी नज़र आती है, उतनी ईज़ी होती भी है। अपनी इस किताब में भी मैंने कई जगह ये दर्शाया है कि भले ही हैबिटों ने आपके मस्तिष्क में अपनी जड़ें जमा ली हो, पर इसके बावजूद हैबिट आपकी नियति नहीं है। हम स्वयं अपनी हैबिट का चुनाव कर सकते हैं, बस हमें इसका तरीका सीखना होता है। न्यूरोसाइंस साइंटिस्ट द्वारा एमेंशिया के मरीजों के शोध से लेकर ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपर्ट द्वारा कंपनियों का कायापलट करने तक, हमें हैबिट के बारे में अब तक जो भी पता चल सका है, उसके बेस पर ये कहा जा सकता है कि किसी भी हैबिट को बदलना संभव है। बस इसके लिए आपको ये समझना होगा कि हैबिट कैसे ऑपरेट होती है। हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को हमारी हज़ारों हैबिट निरंतर इफ़ेक्ट करती रहती है। हैबिट से ही ये तय होता है कि हम हर रोज़ सुबह कैसे तैयार होंगे, अपने बच्चों से कैसे बातचीत करेंगे और रात में कैसे सोएंगे। हैबिट ही ये निश्चित करती है कि हम कैसे काम करेंगे, कब आराम करेंगे, क्या खाएँगे, क्या पहनेंगे और काम निपटाने के बाद कसरत कैसे करेंगे या फिर बियर पिएँगे। हर हैबिट का अपना एक अलग इशारा और एक अलग इनाम होता है। कुछ हैबिट बहुत ईज़ी होती है और कुछ बहुत हार्ड। हैबिट भावनात्मक आवेगों से एक्टिव होकर आपको तंत्रिका संबंधी छोटे-छोटे अवार्ड देती रहती है। पर भले ही कोई हैबिट कितनी भी हार्ड हो, उसे बदलना संभव है। हैबिट में बदलाव लाकर शराब के भारी लती लोगों से शराब छुड़ाई जा सकती है। सबसे बदहाल कंपनियों को भी सफल बनाया जा सकता है और हाई स्कूल में पढ़ाई छोड़ने वाला भी एक सफल मैनेजर बन सकता है। हालाँकि किसी भी हैबिट को बदलने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप उसे बदलने का डिसीज़न लें। किसी भी हैबिट को बदलने और उसे एक्टिव करने वाले उन इशारों या इनामों का पता लगाने के लिए आपको सचेत रूप से मेहनत करनी होगी। फिर आपको उनका विकल्प ढूँढने का प्रयास भी करना होगा। आपको याद रखना होगा कि आपका सारा कंट्रोल आपके ही पास है। इस कंट्रोल का सही इस्तेमाल करने के लिए आपको स्वयं सचेत रहना होगा। मेरी इस किताब का हर चैप्टर कंट्रोल के अलग-अलग पहलुओं का ही चित्रण करता है। भले ही एनजी बेचमैन और ब्रायन थॉमस ने अपने बचाव में एक जैसे तर्क दिए हो कि उन्होंने जो किया है, वे उनकी हैबिट का रिजल्ट था और अपने व्यवहार पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था, क्योंकि उनका वह व्यवहार ऑटोमेटिक था। इसके बावजूद दोनों मामलों में अलग-अलग डिसीजन सुनाया गया, जो न्यायसंगत ही लगता है, क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों मामले एक दूसरे से अलग हैं, क्योंकि ब्रायन थॉमस को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अपनी नींद में चलने और घबराने की हैबिट के कारण वे एक दिन किसी की हत्या कर देगा। इसलिए ये सवाल ही नहीं उठता है कि उसे किसी भी प्रकार की कोई सावधानी बरतनी चाहिए थी। जबकि एनजी बेचमैन का मामला अलग था। एनजी अपनी हैबिट से अच्छी तरह से परिचित थी। जब आपको पता होता है कि आपके अंदर कोई मुसीबत खड़ी करने वाली हैबिट है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस हैबिट को बदलें। अगर एनजी ने थोड़ी और कोशिश की होती, तो शायद वे अपनी जुए की लत से छुटकारा पाने में कामयाब हो जाती। दुनिया में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है, जिन्होंने अपनी लत से छुटकारा पाया है, भले ही उनकी लत कितनी भी पुरानी रही हो। एक तरह से यही इस बुक का मेन पॉइंट भी है। शायद नींद में चलने वाला एक हत्यारा ये तर्क दे सकता है कि वे अपनी हैबिट से वाकिफ नहीं था और इसलिए उसे इसका दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पर अन्य लोगों के जीवन में मौजूद बाकी सारे पैटर्न्स, जैसे हम कैसे खाते हैं और सोते हैं, कैसे अपने बच्चों से बात करते हैं, कैसे बिना सोचे समझे अपना समय और पैसा खर्च करते हैं और कैसे बेवजह किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, ऐसी हैबिट्स है जिनके बारे में वे पहले से जानते हैं। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि हैबिट को बदला जा सकता है, तो आपके पास ये फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उन्हें बदलकर नई और बेहतर हैबिट विकसित कर लें। एक बार जब आप ये समझ जाते हैं कि हैबिट को फिर से डेवलप किया जा सकता है, तो हैबिट की पावर को समझना आसान हो जाता है और इसके बाद आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, उन हैबिट पर काम करना। विलियम जेम्स ने इंट्रोडक्शन में हमें बताया कि हमारा पूरा जीवन कुछ और नहीं बल्कि व्यावहारिक, भावनात्मक और बौद्धिक हैबिट का एक व्यवस्थित समूह है, ताकि हम दुःख और आनंद का अनुभव कर सकें। ये हैबिट ही हमें नियति तक ले जाती है, भले ही वे नियति कुछ भी हो। 1910 में विलियम जेम्स की मृत्यु हो गई थी। वे एक प्रतिष्ठित परिवार से थे। उसके पिता पेशे से एक बड़े थियोलॉजिस्ट थे और काफ़ी रिच व्यक्ति थे।
उनके भाई हेनरी भी एक बेहद सफल ऑथर थे, जिनके लिखे उपन्यासों को आज भी लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं। पर विलियम अपने परिवार के एक बेदब और नाकाम व्यक्ति थे। वे बचपन से ही ज़्यादातर बीमार रहा करते थे। करीब 30 साल की उम्र में भी उन्होंने अपने जीवन में अब तक कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया था। पहले वे एक पेंटर बनना चाहते थे, फिर उन्होंने एक मेडिकल स्कूल में दाखिला ले लिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने उसे भी छोड़ दिया ताकि वे अमेज़न नदी की जल यात्रा अभियान में शामिल हो सके। फिर उन्होंने उस अभियान को भी छोड़ दिया। अपनी डायरी में उन्होंने खुद को इस बात के लिए बहुत कोसा कि वे किसी भी चीज़ में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। इसके अलावा उन्हें ये भरोसा भी नहीं था कि वे अपने अंदर सुधार ला सकते हैं। जब वे मेडिकल स्कूल में पढ़ते थे, तो एक बार वे पागलों के अस्पताल में गए, जहाँ उन्होंने एक मानसिक रोगी को दीवार पर सिर मार-मार कर खुद को लहूलुहान करते देखा था। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि ये मानसिक रोगी दरअसल हेलुसिनेशन से पीड़ित है, पर विलियम डॉक्टर को ये नहीं बता सके कि वे खुद भी एक मानसिक रोगी जैसा महसूस करते हैं। सन 1917 में 38 साल की उम्र में विलियम ने अपनी डायरी में लिखा था, आज मैं अपने जीवन में बहुत नीचे गिर चुका हूँ और आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि अब तक जीवन में मेरे चुनाव जैसे भी रहे हो, पर अब मुझे आंखें खोलकर उनका सामना करना होगा। क्या अब मुझे मोरल बिजनेसेस करने की फिक्र करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये मेरा स्वाभाविक गुण नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो क्या आत्महत्या एक बेहतर विकल्प है? इसके 2 महीने बाद उन्होंने तय किया कि कोई भी ऐसा-वैसा कदम उठाने से पहले वे साल भर तक एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। उन्होंने डिसीजन लिया कि वे 12 महीनों तक इस बात पर विश्वास करेंगे कि उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल पाने की कैपेसिटी है और उनकी नियति भी उसका साथ दे रही है। उन्हें विश्वास था कि वे खुद को बेहतर बना सकते हैं और उनके अंदर बदलने की मुक्त इच्छा है। हालाँकि इन बातों पर विश्वास करने के लिए उनके पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं था। इसके बावजूद वे विश्वास कर रहे थे कि उनके जीवन में भी बदलाव लाना संभव है। उस समय उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, मुझे लगता है कि कल तक मेरा जीवन संकटग्रस्त था। बदलाव लाने की अपनी कैपेसिटी के बारे में उन्होंने लिखा था, कम से कम अगले 1 साल तक मेरा यह अनुमान है कि ये मेरा भ्रम नहीं है। अपनी मुक्त इच्छा के साथ मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मुक्त इच्छा पर विश्वास करना। अगले 1 साल में उन्होंने हर रोज़ इसका अभ्यास किया। उन्होंने अपनी डायरी में लिखने का तरीका भी कुछ ऐसा कर लिया, मानो स्वयं पर और अपने चुनाव पर उनका पूरा कंट्रोल हो। कुछ दिनों में वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे। जल्द ही उन्होंने शादी भी कर ली। फिर वे एक मेटाफिज़िकल क्लब नामक एक ग्रुप में शामिल हो गए, जहाँ उन्होंने ओलिवियर वेंडर होम्स जूनियर के साथ समय बिताना शुरू कर दिया, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने। इसके अलावा उन्होंने इसी समूह में चार्ल्स सैंडल्स पियर्स के साथ भी काफ़ी समय बिताया, जो सेमिओटिक्स के अध्ययन में अग्रसर थे। डायरी में स्वयं को बदलने की बात लिखने के 2 साल बाद विलियम ने दार्शनिक चार्ल्स रेनोवियर को एक लेटर भेजा, जिन्होंने विस्तार से मुक्त इच्छा की व्याख्या की है। विलियम ने अपने लेटर में लिखा, आपके निबंध पढ़कर मैं आपके प्रति कृतज्ञता और सराहना से भर गया। मैंने अपने जीवन में फ्रीडम की इतनी स्पष्ट, सरल और तर्कशील संकल्पना पहले कभी नहीं पढ़ी थी। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपके बताए दर्शन से मेरी नैतिकता को नया जीवन मिला और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये कोई साधारण बात नहीं है। बाद में उन्होंने ऐसा थॉट दिया जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ कि बदलाव में बिलीव करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि बिलीव करने की इच्छा, और इस बिलीव को पैदा करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है हैबिट। उन्होंने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया कि जब हम कोई काम पहले करते हैं, तो वह हमें काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन फिर धीरे-धीरे वह हमारे लिए ईज़ी हो जाता है। साथ ही जब हम उस काम का अच्छा अभ्यास कर लेते हैं, तो फिर हम उसे यंत्रवत ढंग से या बिना सचेत हुए आसानी से कर लेते हैं। ऐसा हम अपनी हैबिट के कारण ही कर पाते हैं। एक बार जब हम ये तय कर लेते हैं कि हमें क्या बनना है, तो फिर हम वही बनते हैं जो बनने का अभ्यास करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी कागज़ या कोट को एक बार मोड़ दिया जाता है, वह हमेशा उसी तरह मुड़ने लगता है। अगर आप इस बात पर बिलीव करते हैं कि आप स्वयं को बदल सकते हैं, तो आप इसे अपनी हैबिट बना लेते हैं और फिर बदलाव संभव हो जाता है। हैबिट की असली पावर ये समझ प्राप्त करना है कि आपकी हैबिट आपका अपना चुनाव होती है। एक बार जब आप चुनाव कर लेते हैं और फिर ये चुनाव ऑटोमेटिक हो जाता है, तो यह ना सिर्फ संभव हो जाता है बल्कि आवश्यक भी लगने लगता है। विलियम लिखते हैं कि यही वह चीज़ है जो हमें हमारी नियति की ओर ले जाती है, भले ही वह नियति कुछ भी हो। हम स्वयं को और अपने चारों ओर के वातावरण को आदतन जिस तरह देखते हैं, उसी से हमारा संसार बनता है। लेखक डेविड फास्टर वॉलेस ने सन 2005 में स्नातक की एक कक्षा में स्टूडेंट को बताया, दो युवा मछलियां तैरती हुई चली जा रही थी। तभी उनकी नज़र सामने से तैरती आ रही एक बुजुर्ग मछली पर पड़ी। उसने उन युवा मछलियों के पास से गुजरते हुए कहा, नमस्कार बच्चों, पानी के क्या हाल है? ये दोनों युवा मछलियां बिना रुके तैरती रही और फिर उनमें से एक ने दूसरी मछली की ओर हैरानी से देखकर पूछा, ये पानी क्या भला है? यहाँ पानी कुछ और नहीं बल्कि एक हैबिट है, बिना सोच विचार के यूं ही किया गया चुनाव है, और वे छोटे मोटे अदृश्य डिसीजन है
जो हम हर रोज लेते हैं। अगर हम इन डिसीजन पर एक नज़र डाल दें, तो वे हमें दिखाई देने लगते हैं। विलियम जेम्स ने जीवन भर हैबिट के बारे में लिखा और बताया कि खुश रहने और सफल होने में हैबिट मुख्य भूमिका निभाती है। अपनी सबसे महान कृति द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में उन्होंने इस विषय पर एक पूरा चैप्टर लिखा है। उनका कहना है कि हैबिट कैसे काम करती है, ये समझाने के लिए पानी की एनालॉजी सबसे उपयुक्त है। पानी अपना रास्ता खुद ब खुद बना लेता है और समय के साथ-साथ उसके वेग में वह रास्ता और चौड़ा व गहरा होता जाता है। जब उसका बहाव रुकता है, तो वह उसी पिछले रास्ते पर फिर से बहना शुरू कर देता है। अब आप जानते हैं कि आपको ये रास्ता कैसे बनाना है और आपके पास इस रास्ते पर चलने की भरपूर कैपेसिटी है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।